वेलकम टू प्रोमो ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे बीएमसी का और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैकेनिकल का पार्ट। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसमें जो है बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद से हम लोग सिविल इंजीनियरिंग को और फिर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे, जिससे दोनों ही सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है ना। और जब हम सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कंप्लीट कर देंगे, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब कंप्लीट कर देंगे, तो ये दोनों मिला के बन जाता है जनरल इंजीनियरिंग, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है पहली क्लास है। और देखिए आपका पहला चैप्टर जो है उसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी, और या फिर इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से भी ये चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर थर्मल इंजीनियरिंग में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो तीन टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस चीज का इंट्रोडक्शन? बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन परिचय लेंगे। ठीक है, उसके बाद है डिफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन एग्जाम में आता है तो कैसे किया जाएगा इसके बारे में जानेंगे। एंड थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कुल तीन टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं उस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल पे डिप्लोमा क्लासेस पे डाल देंगे क्लास खत्म होने के बाद, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ पढ़ते हैं चाहे हिंदी पढ़ते हैं चाहे इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जैसे ही हम लोग सब्जेक्ट का नाम लेते हैं कि मैथ, तैसे ही आपके दिमाग में एक फिगर आ जाता है कि मैथ में कैलकुलेशन है। ठीक है, उसमें कुछ फार्मूले यूज होते हैं, तो हम उसमें आंसर निकालते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हिंदी जैसे नाम लिया था हिंदी सब्जेक्ट, तो हिंदी के बारे में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया जरूर आ जाती है। तो इसी प्रकार से जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके बारे में भी आपको कुछ न कुछ आइडिया पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये काम करता है और कौन कौन से फ्यूल हम लोग के एनवायरमेंट में अवेलेबल हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से टूल है मतलब औजार हैं, कौन कौन सी मशीनरी है, तीन से सारी चीजों के बारे में हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नाम लिया जाए, तैसे आपको दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम लोग ये चीज करते हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरी लिखा गया इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या चीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ बताया गया है यांत्रिक अभियंत्रण। यांत्रिक अभियंत्रण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हिंदी में कहते हैं यांत्रिक अभियंत्रण। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत यानी कि यांत्रिक अभियंत्रण के अंतर्गत मशीनों, पुर्जों, यंत्र विन्यासों, इंजनों, औजारों, ढांचों आदि का अभिकल्पन यानी कि डिजाइन तथा निर्माण संबंधी अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत मशीनों, पुर्जों, यंत्र विन्यास मतलब मैकेनिज्म, इंजनों, औजारों, ढांचों मतलब स्ट्रक्चर आदि का अभिकल्पन। अभिकल्पन मतलब डिजाइन, कैसे डिजाइन करेंगे मशीन का, पुर्जों का, यंत्र विन्यास का, इंजन का या फिर किसी ढांचे या फिर टूल का कैसे डिजाइन करेंगे और उसका निर्माण कैसे करेंगे, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। किसमें करते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस चीज का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए यांत्रिक अभियंत्रण मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, देखिए यहाँ लिखा है यांत्रिक यानी कि मूल तत्व है। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था यांत्रिक अभियांत्रिक इंजीनियरिंग के मूल तत्व, लेकिन यहाँ पे देखना है यांत्रिक इंजीनियरिंग के विषय के अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों, ईंधन, दहन, विभिन्न कल पुर्जों, शक्ति का पारेषण, गियर, क्लच, ब्रेकों, कपलिंग
आदि मशीन पुर्जों तथा उनके रखरखाव व स्नेह यानी कि लुब्रिकेशन आदि की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक ना। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके अंतर्गत हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये एग्जाम पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है उसमें आप क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, तो आपको यही बताना है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यांत्रिक अभियंत्रिंग है, इस विषय के अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों, ईंधन तथा दहन, विभिन्न कल्प ऊर्जों, शक्ति का पारेषण, गियर, क्लच, ब्रेक, कपलिंग आदि मशीन पुर्जों तथा उनके रखरखाव व स्नेहन आदि की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ये चीज आपको बताना है। ठीक है। इंट्रोडक्शन कभी ये एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, वो है क्या है, डिफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उष्मागतिकी की परिभाषा। तो इसे अच्छे से समझ लेना है कि ये क्या चीज है। ठीक ना। ये 1 से 2 नंबर के डिफिनेशन में पूछ देता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित को परिभाषित करिए, तो उसमें क्या करेगा कि 6 7 दे देगा, उसमें से कहेगा कि नहीं 4 को या कि नहीं 5 को जो है परिभाषित करिए। तो ऐसे क्वेश्चन में ये पूछ देता है। ठीक है। तो देखिए क्या बताया गया इसमें ऊष्मागतिकी की परिभाषा में। ऊष्मागतिकी है क्या, जिससे सबसे पहले ही समझ लेते हैं कि ऊष्मागतिकी के बारे में जब बात हो रहा है, ठीक है, तो उसके क्या चीज है ऊष्मागतिकी, ये तो समझिए। इसका नाम क्या लिखा गया है इंग्लिश में, थर्मोडायनेमिक्स। क्या लिखा गया, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब, या फिर हिंदी में देखिए इसको क्या लिखा जाता है हिंदी में, ऊष्मागतिकी। ठीक है। तो उष्मा का मतलब क्या है, हीट, और हीट को क्या कहते हैं, थर्मो। ठीक ना। गतिकी, डायनेमो मतलब गति करना यानी गति। ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि उष्मा जब गति करती है, उष्मा क्या करती है, गति करती है, तो उसी के अध्ययन क्या कहलाता है, उष्मा गति करती है। उष्मा जब गति करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब गति करेगी, तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है। उसमें परिवर्तन होगा, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाएगी, उसमें कुछ परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन के कारण या फिर उस सिस्टम में जो है कुछ काम होगा। ठीक है। इन्हीं सबके सम्मिलित रूप से हम कहते हैं उस थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उष्मागतिकी का अध्ययन। ठीक। ये तो है केवल समझने की बात। आप देखिए कैसे इसको लिख के आएंगे। यहाँ क्या बताया गया है, उष्मागतिकी विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है। उष्मागतिकी क्या है, विज्ञान की एक ब्रांच है। उष्मागतिकी विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है जो ऊर्जा स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर तथा उसके कारण किसी निकाय की अवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करती है। क्या करती है, जो ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है एक जहां से दूसरी जहां पे, ऊर्जा स्थानांतरण तथा उसके कारण निकाय, हिंदी में सिस्टम को कहते हैं निकाय, किसी निकाय की अवस्था परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या जो सिस्टम है उसके, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज का अध्ययन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक ना। एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए, क्या चीज है, क्या बताया गया यहाँ पे, यहाँ बताया गया उष्मागतिकी विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है जो ऊर्जा स्थानांतरण तथा उसके कारण किसी निकाय की अवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करती है। ठीक ना। तो उष्मा क्या है, ऊर्जा जो है एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगा, और उसके कारण जो सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन हम लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। ठीक है। दूसरी डिफिनेशन देखिए, उष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो गैसों तथा वाष्पों में सन्निहित ऊर्जाओं तथा उनके एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, फिर अध्ययन करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, देखिए इस देखिए, उष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो गैसों तथा वाष्पों में सन्निहित ऊर्जाओं तथा उनके एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ये गैसों तथा वाष्पों में सन्निहित ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, या उष्मागतिकी कहते हैं।
एक और डिफिनेशन देखिए, उष्मागतिकी उष्मा तथा कार्य के मध्य संबंधों का एक अध्ययन है। क्या है? उष्मागतिकी उष्मा तथा कार्य के मध्य संबंधों का एक अध्ययन है। यह भौतिक निकाय के साथ ऊर्जा के लेन देन से भी संबंध रखती है। ठीक है, तो 3 डिफिनेशन हो गया। तीनों में से जो आपको आसान लगे वो याद कर लीजिएगा, लेकिन डिफिनेशन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उष्मागतिकी मूलतः 4 नियमों पर आधारित है। कौन कौन से नियम? उष्मागतिकी का 100वां नियम यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का तृतीय नियम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, एक एक करके यहाँ बताया गया है। ठीक है, पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, फिर थर्ड लॉ के बारे में, फिर फोर्थ के बारे में बताया गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में क्या बताया गया है। उष्मागतिकी का 100वां नियम तापीय साम्यावस्था से संबंधित है तथा तापमान की संकल्पना को प्रतिपादित करता है। ठीक है, तापीय साम्यावस्था के बारे में ये बताता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बारे में है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना को प्रतिपादित करता है। इंटरनल एनर्जी के बारे में जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। ठीक है, सेकंड के बारे में देखिए, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊर्जा को कार्य में बदलने की सीमा से संबंधित है तथा एंट्रोपी में वृद्धि के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। ठीक है, उष्मा को कार्य में बदलने के सीमा से प्रतिबद्ध है और इसमें एंट्रोपी के बारे में बताया गया है, एंट्रोपी में कैसे वृद्धि होती है। और उष्मागतिकी का तृतीय नियम एंट्रोपी के परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो होने से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज से संबंधित है ये बताया गया है। ठीक है, इसमें से जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, यहाँ पे जानने की बात हुई, यहाँ पे आप लोगों ने बस इसको दिमाग में रखना है क्या किस नियम में किसके बारे में जानकारी दी जाती है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यहाँ पे जो है थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनेशन तो रट लीजिएगा, और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बढ़िया से इसको रट लीजिएगा। तो उष्मागतिकी का महत्व, क्या महत्व है देखिए, उष्मागतिकी की संकल्पनाएं, नियम तथा सिद्धांत आदि ऊर्जा के प्रभावी उपयोग से संबंधित रखने वाली इंजीनियरिंग क्रियाओं, उपकरणों तथा युक्तियों के अभिकल्पन अभिकल्पन इम्प्रूवमेंट यानी कि डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, विकास, डेवलपमेंट, नयापन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक औजार है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंट क्या है। थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंट ये है किसी इंजीनियरिंग प्रोसेस में डिजाइन करने में, किसी डिवाइस जो बना हुआ है उसमें सुधार करने में, या फिर उसका विकास करने में, या फिर उसको नया लुक देने में, नया बनाने में जो है थर्मोडायनेमिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए, ऊर्जा तकनीक के क्षेत्र में इंजीनियरिंग उष्मागतिकी के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्न हैं। कौन कौन से हैं। शक्ति उत्पन्न करने वाली युक्तियां, शक्ति उत्पन्न करने वाली युक्तियां के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो शक्ति उत्पन्न करने वाली युक्तियां कौन कौन सी होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो वो है अंतर्दहन इंजन यानी कि आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो कि क्या करता है, शक्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है आईसी इंजन। गैस टरबाइन, ठीक है, गैस टरबाइन जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है। भाप शक्ति संयंत्र, स्टीम पावर प्लांट, नाभिकीय शक्ति संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब क्या है, शक्ति उत्पन्न करने वाली युक्तियां हैं। ठीक, इसी प्रकार से शक्ति का उपयोग करने वाली युक्तियां, कौन कौन सी ऐसी युक्तियां हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो कि शक्ति का उपयोग करती हैं। जैसे कि आपके घर में यूज होता है पंखा, ब्लोअर, संपीड़क मतलब कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलक संयंत्र, एयर कंडीशनिंग प्लांट, ये सब के सब क्या है, शक्ति का उपयोग करने वाली युक्तियां हैं। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष ऊर्जा रूपांतरण युक्तियां तथा रासायनिक प्रक्रिया संयंत्र, ये भी क्या है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक,
अन्य विभिन्न क्षेत्र जहाँ जैसे कि कृषि, टेक्सटाइल, डेयरी, ड्रग तथा फार्मेसी उद्योग आदि में होने वाली बहुत सी क्रियाएं ऊष्मागतिकी सिद्धांतों द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। ठीक है, यानी कृषि में भी, टेक्सटाइल में भी, डेयरी, ड्रग्स और फार्मेसी जैसे उद्योग में भी क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हो सकता है तो समझने में थोड़ी सी समस्या आए आपको, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा टफ होता है। तो इसको ध्यान से, दो चीजें इसमें ध्यान दीजिएगा। पहला, ऊष्मागतिकी का महत्व, इसको अच्छे से ये पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा, थर्मोडायनेमिक्स का जो है परिभाषा, डिफिनेशन। तो थर्मोडायनेमिक्स में करते क्या है समझ में आ गया। इसमें ये ऊर्जा गति करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, ऊर्जा की गति करने का सिस्टम पर जो प्रभाव पड़ता है उसी का अध्ययन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक ना, इसको एकदम बढ़िया दिमाग में बैठा रहिए, थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे इसके आगे का टॉपिक, टॉपिक वाइज टॉपिक हम वीडियो बनाएंगे, ताकि जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो वीडियो सर्च करके आप उसे देख सकें। जरूरी नहीं है जो आपको आता है उसका ही वीडियो देखें, आप अपना टाइम मत लॉस करिए। ठीक ना, तो टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनेगा, जिसमें से आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाहें आसानी से उसे ढूंढ के पढ़ सकते हैं प्ले लिस्ट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके आगे का टॉपिक। थैंक यू।